नमस्कार प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान और चैप्टर नंबर चल रहा है 6। तो अभी टॉपिक चल रहा था हमारा श्वसन तंत्र के बारे में, हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। तो अब एनसीईआरटी जो बुक्स है हमारी, उसमें पेज नंबर 116 पे जो बॉक्स दिया है उसके क्वेश्चन हम अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें कि अपने जो चैनल है, अपने चैनल का जो URL है वो है www.youtube.com/लक्ष्मण क्लासेस। ठीक है, अगर आप इस पे जाएंगे तो बहुत जल्दी से चैनल ये आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, देखो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्तरीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न ये कह रहा है कि जो जलीय जीव है उसकी तुलना में जो स्तरीय जीव होता है उसके लिए ऑक्सीजन लेना आसान होती है। कैसे? ठीक है ना, जैसे हम लोग हैं, हम लोग कैसे हैं? स्थलीय जीव हैं। तो हम लोगों के लिए ऑक्सीजन लेना बड़ा आसान है, बड़ा लाभप्रद है, हम लोग आसानी से ऑक्सीजन ले लेते हैं। लेकिन जो जल में रहने वाले हैं उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन लेने में। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा, ये कह रहा है। ठीक है, फिर समझ लो एक बार क्वेश्चन। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में, ठीक है ना, श्वसन के लिए हमें ऑक्सीजन प्राप्त करनी है, उस दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा, मतलब जल में रहने वाला जीव है उसकी अपेक्षा स्तरीय जीव, मतलब हम लोग स्तरीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा समझ लो। देखो, जो वातावरण है, हम लोग स्तरीय हैं। ठीक है, तो जो वातावरण है, वातावरण में क्या है, जो वातावरण है इसमें क्या है कि ऑक्सीजन अवेलेबल है। ठीक है ना, भरपूर मात्रा में, तो हम लोग आसानी से ले लेते हैं, कोई भी हमें टेंशनबाजी नहीं होती, ना कोई हमारी दिक्कत होती है लेने में। ठीक है, भरपूर ऑक्सीजन है भाई, तो हमारे लिए बड़े आसानी से ले लेते हैं, बड़ा हमारा लाभप्रद है। लेकिन जो जल के अंदर रहते हैं तो जल में जो ऑक्सीजन होती है बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में घुली हुई होती है जल में। ठीक है ना, ऑक्सीजन कैसी होती है? बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है ऑक्सीजन। तो इसी कारण जो मछलियाँ होती हैं, जो जलीय जीव होते हैं, इनको ऑक्सीजन लेने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। गलफड़ों द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, बहुत तेज़ी से लेते हैं और बहुत दिक्कत आती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए ही हम लोगों को ऑक्सीजन लेना बड़ा आसान है। ठीक है, हमारे लिए लाभ पड़ता है। तो एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं। जो हमने लिखा है, वातावरण में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, जो स्तरीय जीवों द्वारा आसानी से ली जा सकती है, परंतु जल में ऑक्सीजन की सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है, जिससे जलीय जीव इस जल में मिली ऑक्सीजन को लेने के लिए काफ़ी गति से सांस लेते हैं और बहुत संघर्ष करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा इसका अंतर, मुझे उम्मीद है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये क्वेश्चन उसी को अच्छे से समझ में आएगा जो पूरी वीडियो हमारा पिछला का जो पार्ट है, जो हमने पार्ट इसका कराया था, पिछला जो भाग है, जो वीडियो नंबर 11 था, वीडियो नंबर 11 में, ये वीडियो नंबर 12 बन रहा है आपका। 11 में हमने आपके लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन के बारे में। ठीक है ना, तो समझ लो। फिलहाल ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न पथ बताइए, मतलब रास्ते बताइए। कहने मतलब ग्लूकोज है। ठीक है, तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न, देखो जो ग्लूकोज है ना, जो ग्लूकोज, जब ग्लूकोज है, जैसे ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के हमें विभिन्न रास्ते बताने हैं। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हम करते क्यों हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, श्वसन के लिए। ठीक है ना, तो जब ऑक्सीजन से, तो हम ऊर्जा मिलेगी जब हम ऑक्सीजन से क्रिया करा देंगे। ठीक है, तो कह रहा है विभिन्न तरीके बताइए, विभिन्न पथ बताइए, उन्हें रास्ते बताइए। ठीक है, तो देखो रास्ते कौन कौन से हैं, हमने पढ़ रखा है श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरीके से हो सकता है। एक तो होता है वायवीय श्वसन। ठीक है ना, देखो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 3 विधियां हैं। तो पहला होता है एरोबिक श्वसन या वायवीय श्वसन। तो ये श्वसन क्या होता है? ये वायु की उपस्थिति में होता है ना, वायु की उपस्थिति में ये श्वसन होता है। ठीक है ना, तो इस क्रिया में क्या होता है, जो मनुष्य होता है वो वायु को अपने अंदर लेता है। ठीक है ना, और वो वायु क्या होती है, वो वायु, देखो मैं पढ़ पूरा सुना देता हूँ आपको।
पहला तरीका है श्वसन करने का, जो ये वायु की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको हम वायवीय श्वसन कहते हैं। इस क्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीकरण द्वारा पूर्ण रूप से CO2 और जल में टूट जाता है। यह क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है, उसमें 38 ATP एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये मेरे हिसाब से आपको याद आ गया होगा, 38 ATP वाला मैंने रिएक्शन कराया था, ठीक है। वो रिएक्शन भी आप यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में ही लिखा है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो पहला स्टेप क्या है, वायवीय श्वसन द्वारा भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वायवीय मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ठीक है। और सेकंड तरीका क्या होता है श्वसन करने का, सेकंड ये होता है अवायवीय। अवायवीय का मतलब ऑक्सीजन ना हो तो भी श्वसन हो जाता है ना। तो यह श्वसन क्रिया वायु की अनुपस्थिति में होती है और इसलिए इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, जैसे किण्वन की क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया, तो वो भी वायु की अनुपस्थिति में होती है, तभी तो सड़न होती है वहाँ पर, ठीक है। और ये जब भी होगी, जहाँ पे भी होगी, वहाँ पे सूक्ष्म जीव होंगे, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में ही ये होती है ना। तो जो अवायवीय श्वसन में सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल और CO2 में विघटित कर देते हैं और ऊर्जा बहुत कम मात्रा में 2 ATP लगभग प्राप्त होती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपने वीडियो नंबर 11 देखी होगी। तो वीडियो नंबर 11 में बहुत बहुत बढ़िया करके एक्सप्लेन किया गया है मैंने 2-3 पेजों में इन चीज़ों को, है ना। तो ये वीडियो नंबर 12 है। और लास्ट देखो, ऑक्सीजन की कमी से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिससे मांसपेशियों में दर्द या खिंचाव होने लगता है ना। जैसे हम क्या होता है, देखो वैसे कहा जाता है जो मनुष्य होते हैं, ये कहा जाता है कि जो जनरल तौर पे हम क्या कहते हैं कि जो मनुष्य हैं या जंतु हैं, इनमें कौन सा श्वसन होता है, वायवीय होता है, ऑक्सीजन लेते हैं हम ना। लेकिन कभी कभी ये होता है अवायवीय श्वसन भी हम कर लेते हैं। कब, जब हम बहुत तेज और रेस लगाते हैं या कोई मेहनत काम करते हैं, तो हमें बहुत तेज़ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वो ऑक्सीजन हमारे लिए वातावरण से नहीं मिल पाती है। जब वो ऑक्सीजन वातावरण से नहीं मिल पाती है, तो हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं, ये अवायवीय श्वसन करती हैं और हमारी मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है, बहुत दर्द होने लगता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है मनुष्य में ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन कैसे होता है ना। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। मनुष्य में मतलब जो परिवहन का मतलब होता है, देखो परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गैस का जाना, परिवहन कहलाता है, ठीक है ना। जैसे हमारे फेफड़े में जो भी गैस होती है, ऑक्सीजन होती है, और वो हमारे अंगूठे तक जाती है, पैर के अंगूठे तक, वो परिवहन कहलाता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन हमारे शरीर में कैसे होता है ना। देखो हम सबसे पहले नाक होती है, नाक से हम ऑक्सीजन एक्सेप्ट करते हैं और वो कहाँ जाती है, फेफड़े तक जाती है, ठीक है ना। और फेफड़े तक जाती है, फेफड़ा क्या करता है, फेफड़ा ऑक्सीजन को आगे भेज देता है, ठीक है। और वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, रक्त में जाके मिल जाती है, कहाँ पे, एल्वोलाई के द्वारा। एल्वोलाई जो होते हैं रग रग जो कूपिकाएँ होती हैं, कूपिकाओं के अंदर जाती है ऑक्सीजन। ये मान लीजिए कूपिका है, ये इसके अंदर जाती है ऑक्सीजन। और इस कूपिका जो है, इसके ऊपर क्या होता है, बहुत सारी रक्त की ये धमनियाँ होती हैं या रक्त की सिराएँ होती हैं। तो इनसे क्या होता है, ऑक्सीजन करता है और अपनी जो ऑक्सीजन है वो रक्त में भेज देता है। इस प्रकार जो ऑक्सीजन होता है वो रक्त में मिल जाता है ना। आगे बात समझ में। जैसे जो फेफड़े हैं, फेफड़े में क्या होती हैं, फेफड़े में क्या होती हैं, फेफड़ों में एल्वोलाई होती हैं, ये वाली मैंने कल भी समझाया था। और इसके ऊपर क्या होता है, रक्त स्राएँ होती हैं, इस टाइप से ये। अब इसमें क्या है, ऑक्सीजन आ गया है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन खून में जाके मिल जाता है, और खून में जाके मिल जाता है, खून ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, तो प्योर हो जाता है। और सुनिएगा कि हमारे जो खून होता है उसमें भी CO2 होती है। तो वो CO2 क्या होती है, वो CO2 इसके अंदर विस्तृत हो जाती है, और वो CO2 जो है वो हल्के लेकर के ऐसे बाहर उसको वापस हो जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या होता है, CO2 गैस का और ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ठीक है। तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मानव के प्रत्येक लंग्स या फेफड़े में अनेक सूक्ष्म कूपिकाएँ होती हैं। मैंने अभी बताया आप लोगों को, मैंने अभी बताया कि हमारे शरीर में क्या होता है, कूपिकाएँ होती हैं। हमारे शरीर में नहीं, हमारे फेफड़े में अनेक कूपिकाएँ होती हैं या अनेक एल्वोलाइज होती हैं, ठीक है। तो कूपिका समझ रहे हैं आप लोग। उस कूपिका का मतलब ये जो एल्वोलाई है, ये मैंने बताई थी, इस टाइप से जो होती है कूपिका, इसके बाद नसें जो होती हैं ये होती हैं। ये कूपिका को हम एल्वोलाई भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो मानव शरीर के लंग्स में अनेक कूपिकाएँ होती हैं, क्लियर।
और कूपका पर रुद्र कोशिकाओं का एक घना जाल या आवरण होता है ना। मैंने ये बताया था बहुत नसों का आवरण होता है इसके ऊपर। तो कूपका में भरी वायु में से ऑक्सीजन का विषित होकर रक्त कणिकाओं आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन में चले जाता है। ठीक है। और शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंच जाता है। ग्लूकोज के विखंडन से CO2 गैस बनती है। हमारे शरीर में क्या होता है, जब भोजन जाता है वहाँ ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज से क्या होता है, CO2 गैस बनती है। और CO2 गैस कहाँ होती है, वो रक्त में मिली रहती है ना। यह गैस कूपका के संपर्क में, जो रक्त होता है, रक्त की जो गैस है कहाँ, कूपका के संपर्क में आने पर कूपका में भरी वायु में विषित हो जाती है और अंत में CO2 गैस नाक के द्वारा बाहर, शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपके आंसर इसका। लास्ट क्वेश्चन, आपके जो बॉक्स वाले क्वेश्चन 4 ही दिए हैं इसमें, पेज नंबर इस पे। तो लास्ट क्वेश्चन देखो, गैसों के विनिमय के लिए, विनिमय का मतलब होता है गैसों के आदान प्रदान के लिए, ठीक है, या विसरण के लिए, फैलने के लिए। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस मतलब मानव के फेफड़े में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है। ठीक है ना। तो इसको समझिएगा ज़रा, क्वेश्चन फिर देख लो। गैसों के विनिमय के लिए मतलब गैसों के आदान प्रदान के लिए, गैसों के चलने फिरने के लिए मानव के फेफड़े में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अधिकल्पित किया है। मतलब जब इतनी गैसें चलती हैं तो मानव का जो अधिकतम, जो फेफड़े का अधिकतम क्षेत्रफल है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो मानव का फेफड़ा होता है, ठीक है ना, तो ये मानव का, मान लीजिए मैं छोटा सा एक फेफड़ा टाइप का बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये मान लीजिए इस टाइप से क्या होता है, मानव का फेफड़ा होता है। ठीक है, तो इस फेफड़े में अनेक सिर ऐसे करके ये नसें होती हैं, और यहाँ पर छोटे छोटे गुब्बारे जैसे लगे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एल्वोलाई। क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं। ठीक है ना, ये हम कहते हैं हिंदी में कूपकाएँ। क्या बोलते हैं, कूपकाएँ। जो बार बार लिख रहा हूँ, लिखने में प्रॉब्लम आई है, कूपकाएँ बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये कूपकाएँ क्या होती हैं, ये बहुत घनी घनी होती हैं, है ना। और अगर इनको हम फैला करके देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा जगह घेर सकती है। मैं लास्ट में लिख भी दिया है, देखो, कूपका बहुत घनी होती हैं, यदि इसको फैला दिया जाए तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को भी घेर सकती हैं। इतनी ज़्यादा बड़ी मतलब होती हैं ये, गुब्बारे तक फूल सकती हैं, लेकिन जो पिचकी हुई होती हैं तो बहुत छोटे से बीच में आ जाती हैं, है ना। तो पढ़ के देखते हैं इसको, तो आपसे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखो, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस के अंदर का भाग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है और एक गुब्बारे जैसी संरचना में दिखाई देता है, जिन्हें हम कूपकाएँ कहते हैं। ये कूपकाएँ ही गैसों के विनिमय के लिए क्षेत्रफल उपलब्ध कराती हैं। ठीक है ना। तो अच्छे से समझने के लिए ज़रा एक बार समझ लो। देखो, ये देखो, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस के अंदर का भाग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है ना। देखो, जैसे मानव का हृदय ऐसा होता है, देखो मानव की ये आ रही है, देखो ये क्या आ रही है, लिखा है मानव छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो मानव का ये नलिकाएं ऊपर से आती हैं, देखो दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं इस टाइप से। यहाँ पर फिर यहाँ पर एक एक ये फेफड़ा यहाँ बन जाता है और दूसरा फेफड़ा यहाँ बन जाता है। उसके बाद ये नलिकाएं जो आ रही हैं वो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, ऐसे करके, है ना। और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे कूपकाएँ ये बनी होती हैं इस टाइप से। ठीक है, तो इस बात की, और जब ये जहाँ पर ये नसें डिवाइड होकर जहाँ पे ख़त्म होती हैं वहाँ पे कूपकाएँ होती हैं, है ना। और ये कूपकाएँ जो होती हैं यही क्या करती हैं, क्षेत्रफल को बढ़ा सकती हैं, है ना। और यही गैसों के विनिमय का कार्य करती हैं, क्योंकि इन जो कूपकाएँ होती हैं, ये कूपकाओं के बारे में बात कही गई है, ये जो कूपकाएँ होती हैं इस टाइप से बनी थी, यही तो CO2 गैस को ऑक्सीजन में भेजती हैं। मतलब ये नसें होती हैं, इनमें तो CO2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन भेजती हैं, तो गैसों का आदान प्रदान कौन करता है, ये कूपकाएँ ही करती हैं। ठीक है, तो वैसे तो आपके ये ख़त्म हो गया ये सारे क्वेश्चन बॉक्स वाले, लेकिन मैंने एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, ये भी ज़रा देख लो। तो वो नोटिस तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए हैं अपनी तरफ से, इसको पढ़ लो ज़रा। केंचुए श्वसन कैसे करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपके लिए, है ना, वीडियो नंबर 11 में। तो इसमें कोई विशिष्ट श्वसन अंग नहीं होता है, ये त्वचा द्वारा ही करते हैं, है ना, बताया था उस दिन हमने। तो अच्छा, श्वसन सतह क्या है, श्वसन सतह किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं,
जिस सतह पर गैसों का आदान प्रदान होता है उसे हम श्वसन सतह कहते हैं। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो और आपको लगता हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये नोट्स बनाने में बहुत मेहनत कर रहा हूँ बच्चों, अपने हाथों से नोट्स बना रहा हूँ मैं आपके लोगों के लिए, तो तुम्हें लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और प्यारे बच्चों, इसका जो पीडीएफ है आपको, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो वीडियोस वगैरह और भी मैं बना चुका हूँ, उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।